नमस्कार, मैं हूं कंचन डोगरा और आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। नए रंग, नए जोश और नए तेवर के साथ देश दुनिया की 24 बड़ी खबरें लेकर तैयार हैं हमारे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। काम्या अरोड़ा के साथ देखेंगे मुंबई की इफ्तार पार्टी में फिर गले मिले शाहरुख और सलमान खान। गणेश ठाकुर के साथ देखेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मुंबई में हार्ट अटैक से मौत। निपुण सहगल बताएंगे हरियाणा में बीजेपी नेता के विवादित बयान पर बवाल, लड़कियों की कम संख्या पर छिड़ी बहस। प्रकाश कुमार बताएंगे कि बिहार में लालू और नीतीश में गठबंधन की संभावनाएं बढ़ी। और आगे सबसे बड़ी खबर, शाहरुख और सलमान गले मिले। देश के 2 बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान एक बार फिर एक दूसरे के गले मिलते नजर आए। मौका था कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तारी पार्टी का, जहां दोनों न केवल एक छत के नीचे थे बल्कि एक दूसरे से गले भी मिले। पिछले 6 साल में ये तस्वीरें सिर्फ 2 ही बार दिखी हैं। पिछले साल भी इसी इफ्तारी पार्टी में सलमान और शाहरुख गले मिले थे और रविवार शाम को फिर से दोनों गले मिले। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की पार्टी में ये दोनों गले मिले। इस पार्टी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के अलावा सलमान के पिता सलीम खान भी मौजूद थे। शाहरुख इफ्तार पार्टी में सलीम खान के एकदम पास बैठे थे और जैसे ही सलमान खान पार्टी में आए, बाबा सिद्दीकी ने दोनों को मिलवाया और गले लगाकर तस्वीर भी खिंचवाई। कुछ इसी तरह की तस्वीर पिछले साल जुलाई में रमजान के महीने में भी देखी गई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तारी पार्टी में सलमान और शाहरुख पहुंचे थे और गले मिले थे। शाहरुख और सलमान कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन साल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख और सलमान में झगड़ा हो गया था और दोनों एक दूसरे के बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन दूरियां कम होने का सिलसिला पिछले साल टूटा और अब ये तस्वीरें देखकर लग रहा है कि दोनों खान पिछली बातें भूल चुके हैं। बॉलीवुड के अलावा इन दोनों के करोड़ों फैंस भी इन तस्वीरों को देखकर खुश होंगे। साथ ही साथ सलमान खान की फिल्म किक भी इस ईद रिलीज होने वाली है। और ये काम सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही कर सकते हैं। अगर बाबा सिद्दीकी नहीं होते तो ऐसा काम मौका मिलता है तो नहीं होता। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का मिजोरम तबादला। राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को गुजरात का अतिरिक्त कार्यप्रभार। यूपीए के कार्यकाल में बने राज्यपालों को बदलने की कवायद में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में अहम बदलाव हुआ है। कमला बेनीवाल अब मिजोरम की राज्यपाल होंगी। वहीं मिजोरम के राज्यपाल पी पुरुषोत्तम को नागालैंड भेजा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में 5 राज्यपाल इस्तीफा दे चुके हैं। मोदी सरकार अगले कुछ दिनों में और बदलाव कर सकती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय लोकायुक्त सहित कई मुद्दों पर बेनीवाल के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेता नहीं रख पा रहे हैं अपनी जुबान पर काबू। ताजा मामला हरियाणा के जिंद का है, जहां बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने दिया है बिहार की लड़कियों पर विवादित बयान। ये है बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जिंद के घरौदी गांव में किसानों की एक मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं को बिहार से लाकर दुल्हन दिलाने का वादा तक कर डाला। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली। और मैं तो ये भी कह रहा था जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, वैसे लेना देना छुड़वा देंगे बाहर से लाओ से। दरअसल हरियाणा में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या तेजी से घट रही है, इसलिए वहां पर लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं।
हरियाणा के बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ के विवादित बयान से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव इतना भड़के कि उनके कान कटवाने की धमकी दे डाली। हालांकि बिहार के बड़े बीजेपी नेता सुशील मोदी ने धनखड़ का बचाव किया है। ओम प्रकाश धनखड़ ने यही कहा है, अगर हम लोग की सरकार बनेगी तो हम ये जो खरीद फरोख्त लड़कियों का चल रहा है उसको हम रोकेंगे और वैधानिक तरीके से जो शादी करना चाहते हैं उनको शादी कराने में और हम उनकी मदद करेंगे। गंदा बयान उसने दिया, उसको हम लोग मरम्मत करते हैं, पूरा बढ़िया से इसको धानुका हो या कानुका हो, इसका हम लोग मतलब कान कटवा लें। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि उनके जो समर्थक दुल्हन न मिलने से परेशान हैं, उनकी वो बिहार में शादी करा देंगे। धनखड़ ने ये भी कहा है कि वो इसमें सुशील मोदी से मदद ले सकते हैं। हरियाणा के बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विरोधी नहीं, बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी बयान पर ऐतराज जाहिर किया है। गलत स्टेटमेंट है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार से किसी राज्य से महिलाओं को लाना और ये करना, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देते। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही घटिया भाषा है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। ओपी धनखड़ साहब ने एक बयान दिया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो सबकी शादी होगी, चाहे लड़की बिहार से फ्री में लानी पड़े। कैसे आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं। हरियाणा के बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि पार्टी का साथ देने वाले युवाओं के लिए बिहार से दुल्हन लाने का इंतजाम किया जाएगा। एक अच्छे विषय की शुरुआत में से कंट्रोवर्सी से हुआ। मेरा कंसर्न है कि जिस प्रकार से अवैध रूप से विवाह हो रहे हैं और उन बहनों को यहाँ आदर नहीं मिलता, सारी उम्र आदर नहीं मिलता, उनको आदर मिले। मेरा कंसर्न है कि इस प्रकार के रिलेशंस अगर बनते हैं तो जिस प्रकार से सामाजिक रिश्ते बनते हैं, विवाह होते हैं, उसी प्रकार से हो और उसी के होने की बात मैंने अपने उस भाषण में कही। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए हैं संकेत। लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए आरजेडी और जेडीयू को साथ आना ही होगा। बिहार में वैशाली में पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी और नीतीश की पार्टी एक साथ आ जाएगा तो बिहार में बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। लालू ने इसके लिए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिले वोट का हवाला दिया। 1,07,00,000 वोट हमको मिला, जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत ने दोनों घोर विरोधी को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। लालू यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन की खबरों से देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि किसी से भी गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। कोई भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति हो नहीं सकती, लेकिन हताश और निराश लोग जब गठबंधन करते हैं तो उसके बाद भी खुदा पहाड़ निकली चुहिया वही होती है। हर पार्टी का अलग-अलग सोच है, अब वो क्या फैसला करते हैं ये तो वही जाने, लेकिन चुनाव आने दीजिए। दरअसल पिछले चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हर कदम फूंक कर रख रही है। लालू और नीतीश के करीब आने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के लिहाज से देखें तो इस मुकाबले में लालू और नीतीश का पलड़ा भारी बैठता है। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी को बिहार में करीब 1,40,00,000 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के वोटों को अगर मिला दिया जाए तो ये 1,64,00,000 के करीब बैठता है। यानी अगर बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो जाता है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। उन्होंने बात ठीक कही है कि जनता दल पुराना एक होना चाहिए। पिछली हार जो है वो जनता दल की फूट से हुई है, तो उनके बयान का मैं स्वागत करता हूँ। हाल के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन मोदी की लहर ने बिहार के राजनीतिक समीकरण भी बदल दिए हैं। तो कभी दोस्त कभी दुश्मन और अब फिर दोस्त। लालू और नीतीश की यही कहानी है। सवाल यह है कि क्या जनता इनके गठबंधन पर भरोसा करेगी? अगली खबर में क्या हरियाणा में अलग से बनेगी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी?
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार को राज्य में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन का ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा में अलग एसजीपीसी की मांग पर मुख्यमंत्री हुड्डा ने मोहर लगा दी और बस इसका ऐलान बाकी है। हरियाणा में पंजाब से अलग एसजीपीसी की मांग करने वाले सिख नेता दीदार सिंह नलवी और जगदीश सिंह झिंडा के मुताबिक सारा कार्यक्रम तय किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 11 जुलाई को बुलाया गया है और इस दौरान विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा। हुड्डा के अलग एसजीपीसी के ऐलान के पहले से ही पंजाब में सिख समुदाय ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के इस फैसले पर बवाल खड़ा हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ साथ श्रोमणी अकाली दल ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वो एक धोखा है लोगों ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो कर ही नहीं सकते। सिख गुरुद्वारा साहिबान को बांट के उसने जो गुनाह किया है हुड्डा साहब ने और उसकी सरकार ने, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। अलग से हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का ऐलान किया है, ये बहुत ही दुख की बात है। हरियाणा में अलग एसजीपीसी बनाने का मुद्दा कांग्रेस ने 2005 के चुनावी वादे में शामिल किया था। मुरादाबाद में धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर हुए विवाद के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ कर सकती है लोगों को भड़काने का केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक बीजेपी विधायक संगीत सोम पर लोगों को भड़काने की बात गिरफ्तार किए गए लोगों ने अपने बयान में कही है। शुक्रवार को मुरादाबाद के कांट में पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें बीजेपी के 4 सांसदों सहित संगीत सोम को भी हिरासत में लिया गया था। 27 जून को मुरादाबाद के कांट में एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतार दिया गया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। कल मुरादाबाद के एसएसपी ने सीधे तौर से इस मामले में बीजेपी सांसद सर्वेश सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। ये कहते हैं कि हमारी 73 सीटें जीत कर आई है, इसलिए हमें हर तरह का असामाजिक काम करने का लाइसेंस मिल गया है, अराजकता फैलाने का लाइसेंस मिल गया। हमलावर लोग थे, उन्होंने नकाब लगा रखी थी। ये नकाब या तो आतंकवादी संगठनों के लोग लगाते हैं या अपराधी लोग लगाते हैं, जो अपराध करते वक्त ये चाहते हैं कि उनका चेहरा कैमरे में ना आए। मेरठ में आज यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान का पुतला फूंका गया। आजम खान के विवादित बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। आजम खान के खिलाफ नारेबाजी करते ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आजम खान के हाल में दिए गए बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने आजम खान का पुतला भी फूंका। बीजेपी नेताओं के मुताबिक आजम खान ने कहा था कि लखनऊ में विधानसभा के सामने बने बीजेपी दफ्तर में सिर्फ आतंकवादी रहते हैं और इसे यहां से हटा देना चाहिए। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आजम को बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की। आजम खान अपने विवादित बयानों के चलते विवादों में रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा स्पीकर के बंगले में लगे हैं पूरे 48 एसी। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर तीखा हमला कर रही है। ये है वो बंगला जिसमें छत्तीसगढ़ के स्पीकर गौरी शंकर अग्रवाल रहने वाले हैं। गौरी शंकर बंगले में पूजा पाठ तो कर चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ रहने नहीं आए हैं। पिछले 8 महीने से इस बंगले में मरम्मत का काम चल रहा है। बंगले में स्टोर रूम से लेकर बाथरूम तक एसी लगाए गए हैं। कांग्रेस इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची बता रही है। जो गरीब प्रदेश की जनता और यहाँ के आय करदाताओं के मेहनत में ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ प्रशासन में के माध्यम से जो बंगले में जो एसी की बात आ रही है या निर्माण की बात आ रही है, फिजूल खर्ची की बात आ रही है, मैं इस बात को एक सिरे से खारिज करता हूँ। स्पीकर और पीडब्ल्यूडी के अफसर इस बारे में कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष का निवास, उनका सचिवालय भी है, सेक्रेटरीट भी है, सचिव बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, सारे काम वही निपटाते हैं। दूसरे मुद्दे को छोड़कर कांग्रेस वाले ऐसे मुद्दों को और ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा ऑफिस का उनका सेटअप भी वहाँ पे है। एक सीडी ने कर्नाटक की राजनीति गरमा दी है। कथित ऑडियो सीडी में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी अपनी ही पार्टी के स्थानीय नेता को एमएलसी बनाने के लिए 40 करोड़ मांगते सुनाई दे रहे हैं। मामला पिछले महीने का है। ये ऑडियो क्लिप 35 मिनट की उस सीडी का हिस्सा है जिसने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीडी बीजापुर के जेडीएस नेता विजू गौड़ा पाटिल फैंस एसोसिएशन की ओर से जारी की गई है। आरोप है कि विजू गौड़ा पाटिल को एमएलसी बनाने की मांग को लेकर उनके समर्थक जून में कुमारस्वामी से मिले थे, तब ये मांग की गई थी। सीडी के मुताबिक कुमारस्वामी ने कहा है कि जेडीएस के विधायकों को 1-1 करोड़ चाहिए, कोई भी एमएलसी बने उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
सीडी के सामने आने के बाद कुमारस्वामी पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। व्यवस्था के प्रति विश्वास है, उसको कहीं न कहीं धक्का लगता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि जून महीने में कर्नाटक में एमएलसी के चुनाव थे, लेकिन जेडीएस ने उम्मीदवारों में विजू गौड़ा पाटिल का नाम शामिल नहीं किया था। राजनीति और नेताओं के दामन दागदार हो रहे हैं। अब तक जो बातें सिर्फ हवा में रहती थी, वो अब दिखाई और सुनाई भी देने लगी हैं। राजनीति खबरों से आगे बढ़ते हैं। अगली खबर में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन की मुंबई में मौत। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की आज शाम 4 बजे हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। डोंगरी इलाके के इसी हबीब अस्पताल में उन्हें हार्ट अटैक के बाद लाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 2:30 बजे हसीना पारकर को नागपाड़ा स्थित जो गॉर्डन हॉल उनका परिसर है जहां वो रहती थी, वहां उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद में उन्हें तुरंत इसी हबीब अस्पताल लाया गया। उन पर उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 4 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर यानी गॉर्डन हॉल परिसर में ले जाया गया है। वहां पर जो अंतिम कार्य है वो किया जाएगा। जो परिवार के सदस्य, जो करीबी लोग हैं, वो वहां आकर उनके अंतिम दर्शन ले पाएंगे। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बेहद करीबी बहन थी, क्योंकि कुल 7 भाई बहनों में से हसीना पारकर और दाऊद इब्राहिम के बीच अच्छे संबंध थे। 7 भाई बहनों में से सबसे बड़े भाई शबीर की मौत हो गई थी, उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद में जो एक बहन है उन्होंने सुसाइड की थी। हसीना पारकर और दाऊद के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। हसीना पारकर के पति इस्माइल पारकर की अरुण गवली गैंग ने हत्या की थी। उसके बाद में मुंबई का सबसे बड़ा शूटआउट जेजे हॉस्पिटल शूटआउट दाऊद इब्राहिम ने करके लाया था अपनी बहन के पति की मौत का बदला लेने के लिए। इस तरह के रिश्ते थे। हसीना पारकर पर एक्सटॉर्शन के कुछ मामले दर्ज थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच में कुछ बिल्डर के साथ साठगांठ करके प्रॉपर्टी ब्रोकर से एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज था। कहा यह जाता था कि हसीना पारकर प्रॉक्सी बिजनेस जो है दाऊद इब्राहिम का वो चलाती हैं, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चलाती हैं। ऐसे कई तरह के आरोप हसीना पारकर पर लगे। हसीना पारकर का दबदबा नागपाड़ा, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड इस पूरे इलाके में था, क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम की बहन थी। और आज जब उनकी मौत हुई है तो पूरे इलाके में लोग जो है उनके घर की तरफ जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम और जो दूसरे हसीना पारकर के भाई उन तक भी इसकी खबर पहुंच गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नज़र इस पूरे मामले पर है, लेकिन शाम होते होते उन पर अंतिम कार्य यही मुंबई के नागपाड़ा स्थित उनके घर पे किया जाएगा। दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके की यही वो गली है जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर रहती थी। इस गली में गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट नाम की इमारत है जहां पर उसका घर था। हसीना पारकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की सबसे चहेती बहनों में से थी। कुल 7 भाई और 5 बहनों का परिवार था दाऊद इब्राहिम का। हालांकि दाऊद ये नहीं चाहता था कि उसकी बहन हसीना पारकर उसके अंडरवर्ल्ड के कारोबार से किसी तरह का कोई सरोकार रखे। साल 2007 में मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने हसीना पारकर के खिलाफ एक जबरन उगाही का भी मामला दर्ज किया था। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद इब्राहिम के परिवार के वकीलों में से एक वकील एमए खान। देखिए, वो दाऊद की बहन थी या हैं वो तो सच ही है। रही बात उनके घर लोग झगड़े निपटाने जाते थे या उनका दबदबा था, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है। हमारा रोल लिमिटेड था। अगर कभी कोई केस रहा है तो हमने कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट किया। उसकी जो भी मेरिट्स है वो कोर्ट में डिसाइड होती है। देखिए, हमारे लिए तो एक क्लाइंट थी और हमारा और उनका रिश्ता प्रोफेशनल ही रहा है और हमारे साथ रिश्तों में कभी कोई खराबी नहीं आई है। ये हसीना पारकर के परिवार से जुड़े हुए, दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़े हुए अदालती मामलों को देखते आए हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुए एक धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। शाहबाद डेरी के इसी खाली पड़े प्लॉट में अचानक हुए धमाके में यहां पर दीवार बनाने का काम कर रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। 6 महीने पहले भी यहां हुए धमाके में एक बच्चा घायल हुआ था, जिसके बाद उसका एक पैर काटना पड़ा था। बताया जा रहा है कि इस प्लॉट में पहले केमिकल फैक्ट्री चलती थी और इन्हीं केमिकल्स की वजह से धमाके हो रहे हैं। देखना है कि प्रशासन इन घटनाओं से कुछ सबक लेता है या फिर उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है। हरियाणा के करनाल में एक दामाद पर लगा है ससुर और साले समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप। आरोपी की सास भी गोली लगने से घायल है।
दिल दहलाने वाला ये हत्याकांड करनाल के कोहन गांव में हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेंद्र का अपने साले ऋषि पाल के साथ फोन पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ ससुराल जा पहुंचा। नरेंद्र ने पहले तो अपने साले और सास को गोली मारी और उसके बाद खेतों में सो रहे अपने ससुर प्रेम सिंह और उसके नौकर पर गोलियां बरसा दी। नरेंद्र के साले और ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सास गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और नरेंद्र और उसके साथी की तलाश जारी है। महाराष्ट्र के हजारों डॉक्टर 6 दिनों से जारी अपनी हड़ताल को तोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, वो हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे भले ही सरकार उन्हें जेल में भेज दे। महाराष्ट्र के करीब 10,000 डॉक्टर 1 जुलाई से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी जो मांगे 4 साल पहले मानी थी, उन पर अभी भी अमल नहीं हुआ है। लिहाजा डॉक्टर अब किसी भी हाल में हड़ताल तोड़ने को तैयार नहीं है। ये मांगे आपने 4 साल पहले मान्य कर चुकी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन 4 साल में क्यों नहीं हुआ? हमारी प्रमुख मांगी जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को चेतावनी दी थी कि यदि डॉक्टर सरकार की बात नहीं मानते हैं तो उन पर मैस्मा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ हो रहे कथित भेदभाव के खिलाफ छात्रों का चल रहा आंदोलन अब अनशन तक पहुंच गया है। सीसैट हटाओ आंदोलन, ये बैनर पर उनके लिखा हुआ, और मुख्य जो मांग है वो भी ये 2011 में यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव करके प्रीलिम्स में यानी पहले चरण में जो सीसैट का पेपर लाया था यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका विरोध कर रहे हैं और उसको हटाने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसैट का प्रारूप है ये ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए अहितकर है, इसके कारण हमारा चयन नहीं हो पा रहा है, इसे हटाया जाए। इन छात्रों को सरकार से उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करेगी। यूपी में बढ़ते रेप के मामलों को लेकर यूपी पुलिस हो गई है मुस्तैद। यूपी पुलिस इतनी मुस्तैद हो गई है कि 9 साल के बच्चे पर रेप का आरोप लगने पर उस पर केस दर्ज करने से हिचक भी नहीं रही। मेरठ के एक थाने में खड़े इस 9 साल के बच्चे पर दर्ज किया गया है रेप की कोशिश का आरोप। दरअसल मेरठ के धनपुरा गांव में इस बच्चे के परिवार का पड़ोसी से नाली को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद पड़ोसी महिला ने पूरे परिवार के खिलाफ मारपीट का और बच्चे पर रेप की कोशिश का मामला दर्ज कराया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संगीन मामले दर्ज करने में भी आनाकानी करने वाली यूपी पुलिस के कर्मठों ने 9 साल के बच्चे को रेप की कोशिश का आरोपी बना दिया। मामला सामने आने पर मेरठ रेंज के डीआईजी ने इस मामले पर जांच बिठा दी है। जांच भले ही रस्म अदायगी हो, लेकिन इस मामले ने यूपी पुलिस के दामन पर एक और दाग लगा दिया है। तमिलनाडु में एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक गोदाम की दीवार गिरने से हुआ। तमिलनाडु में ये दर्दनाक हादसा राजधानी चेन्नई से 45 किलोमीटर दूर थिरुवेल्लोर में हुआ। गोदाम की दीवार गिरने से जिन 11 लोगों की मौत हुई वो दीवार से सटी झुग्गियों में रहते थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मलबे में फंसे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि गोदाम की दीवार भारी बारिश की वजह से गिर गई। चेन्नई में 11 मंजिला इमारत गिरने के एक हफ्ते के भीतर ही तमिलनाडु में इसी तरीके का ये दूसरा हादसा है। चेन्नई के हादसे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की लापरवाही के चलते एक बार फिर छात्रों को होना पड़ा है परेशान। यूपी बोर्ड की मार्कशीट में 36 बच्चों की उम्र 114 साल बता दी गई है। अपनी लापरवाहियों के चलते बदनाम यूपी बोर्ड का यह कारनामा तब सामने आया जब मेरठ के शास्त्री नगर में बारेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लेने पहुंचे। इस स्कूल के 36 छात्रों की मार्कशीट पर जन्मतिथि सन 1900 लिख दी गई है। जब मैं स्कूल में अपनी मार्कशीट लेने आई तो उसमें गलती हुई हुई है। मेरे डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने 1900 लिख रखी है, जिस हिसाब से मैं 114 साल की बैठ रही हूँ। शिकायत करने पर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों का कहना है कि वो मार्कशीट को दुरुस्त करा देंगे, लेकिन इस घटना से पता चलता है कि देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड किस तरह से काम करता है। इराक में फंसे भारतीयों को वापस लाने के काम में तेजी आई है। आज करीब 200 भारतीय सही सलामत देश लौट आए हैं। इराक के नजफ से विशेष विमान के जरिए 200 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। सुबह करीब 4:30 बजे यात्रियों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। वहाँ पे न बंदे की कदर करते हैं, वहाँ पे बंदों को ऐसे समझते हैं जैसे जानवर है, काम भी इस तरीके से कराते हैं। अब दोबारा इराक जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। स्थिति खराब ही है वहाँ पे, अब सब इंडियन उधर से आ ही रहे हैं। इंडियन एम्बेसी ने टिकट दी और आते वक्त
$4 भी दिए खर्चे के लिए। भारत सरकार ने कहा है कि वहां फंसे हुए बाकी लोगों को अगले 2 दिनों में सुरक्षित बाहर निकालकर भारत लाया जाएगा। इराक में कत्लेआम मचा रहे आतंकी संगठन ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी का पहला वीडियो इंटरनेट पर जारी हुआ। हालांकि इराक सरकार ने इस वीडियो को फर्जी करार दे दिया है। शनिवार को जारी ये वही वीडियो है जिसमें बगदादी धार्मिक प्रवचन देते दिख रहा है। इराक सरकार ने इस वीडियो को फर्जी करार दे दिया है। हालांकि खबर है कि बगदादी गंभीर रूप से घायल है और सीरिया में है।